A very good morning to everyone. I hope you all are fit and fine. So today we are going to start our new lesson of business law, that is Sales of Goods Act 1930। तो ये नया चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हम गुड्स की सेल को किस किस तरीके से किस रूल्स को फॉलो करके हम सेल्स को करते हैं अपने गुड्स को। तो ये 1930 में आया था अपनी कंट्री में, जुलाई 1930 में इनका इम्प्लीमेशन हुआ था अपनी कंट्री में। तो अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि बायर और सेलर कोड होते हैं। हमें पता है कि जो बंदा सामान खरीदने के लिए एग्री है, वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए, उसको हम बायर कहते हैं, और सेलर वो होता है वो सामान को बेचता है, उस सामान की डील करता है। तो ये तो हो गई बायर और सेलर की बात। अब हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि क्योंकि चैप्टर का नेम ही है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुड्स होती क्या है। ये ज़रूर आता है पेपर में, कई बार ये एग्जाम में शॉर्ट नोट की फॉर्म में भी आ जाता है डायरेक्टली। तो गुड्स जो है वो सेक्शन 2 में और सब सेक्शन 7 में आता है। हर एक मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी काइंड की मूवेबल प्रॉपर्टी या फिर क्लेम्स हो, कोई भी मनी हो या मनी से रिलेटेड हो, मनी की वर्थ की हो, स्टॉक हैं, शेयर्स हैं, कोई भी ग्रोइंग क्रॉप जो खेत में है वो ग्रो होने वाली है, ग्रास है, कोई भी थिंग्स जो है वो लैंड से अटैच्ड है जो हमें इन फ्यूचर फ़ायदा देगी, वो सारे गुड्स, उन सब चीज़ों को हम गुड्स बोलते हैं। वो गुड्स में काउंटेड होते हैं जो भी हमें इन फ्यूचर सेल करवा सकती हैं, जिनसे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, दैट इज़ व्हाट गुड्स। तो ये इन फ्यूचर के लिए है, चाहे वो ग्रो क्रॉप्स हो, ग्रोइंग क्रॉप्स, इट डजेंट मैटर, बट इट विल बी कंक्लूड इन सेल्स एंड गुड्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इनके अलावा भी गुड्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला ही पॉइंट है कि मूवेबल प्रॉपर्टीज आर गुड्स ऑब्वियसली। नेक्स्ट है, थोड़ा मेन पॉइंट है, इसको आप स्टार कर लेना, इसको ज़रूर मेंशन करना पेपर में अगर आ गया तो। मनी एंड एक्सचेंजेबल क्लेम्स आर नॉट कंसीडर्ड एट गुड्स। सबसे पहला तो मनी और एक्शनेबल क्लेम्स मतलब होता है जो भी आपने क्लेम्स लगा रखे हैं जो अभी एक्शन हुए नहीं है, होने वाले हैं, तो ये दो कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें हम गुड्स में कंसीडर नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक्शनेबल क्लेम के लिए कि फॉर एग्जांपल आपने किसी पे क्लेम लगा रखा है कि उसने मेरा इतना सामान ले लिया बट उसने मुझे भी वापस नहीं किया, तो यानी कि वो आपके पास अभी सामान नहीं है, तो वो आपका गुड्स नहीं हुआ क्योंकि आपने यहाँ पे क्लेम लगा रखा है और वो अभी एक्शन में भी नहीं आया है, तो दैट इज़ नॉट गुड्स। तो ये था मेन पॉइंट कि मनी और एक्शनेबल क्लेम्स जो होते हैं वो गुड्स का पार्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास जितने रॉ मटेरियल्स होते हैं, रॉ स्टॉक्स होते हैं जो ग्रोइंग में भी होते हैं, इट विल कंक्लूडेड इन गुड्स। एवरीथिंग इज सेक फोर्थ पॉइंट में भी ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रासेस जो हैं वो भी गुड्स में इंक्लूड होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, वो भी अच्छा पॉइंट है कि हर एक कोई भी पार्ट है लैंड का, जिसे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, लैंड को हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, तो उससे भी कोई अटैच्ड है, उससे भी अगर उससे हमें कभी इन फ्यूचर फ़ायदा होने वाला है तो उससे भी हम गुड्स कहते हो। तो आप इस फिफ्थ पॉइंट को ज़रूर एक बार पढ़ना, बहुत अच्छा पॉइंट है। तो आप साथ ही साथ इसको अपनी हाईलाइट करते चलो और नोट्स बनाते चलो जो मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट हम आते हैं काइंड्स ऑफ गुड्स, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। गुड्स जो हैं वो 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स वो होते हैं, ऑब्वियसली नाम से ही पता लग रहा है कि जो भी गुड्स आपकी दुकान में या आपके गोडाउन में जो अभी के अभी एग्जिस्ट करते हैं, वो भी 3 तरीके के होता है। सबसे पहला अनसर्टेन गुड्स। अनसर्टेन मतलब कोई भी आप सैम्पल कह सकते हैं विच इज़ नॉट एक्चुअली आइडेंटिफाइड। लाइक किसी ने मुझे कहा कि शैम्पू दे दो, कोई सा भी शैम्पू हो सकता है, वो वाटिका का, क्लिनिक प्लस का, इट डजेंट मैटर। तो अनसर्टेन गुड्स। नेक्स्ट आते हैं एजर्टेन गुड्स, यानी कि एजर्टेन वो होता है जहाँ पे जो सेलर है, बायर है, उसने साफ साफ कह दिया भैया मुझे यही वाला चाहिए, जैसे मुझे क्लिनिक प्लस ही चाहिए, तो दैट इज एजर्टेन गुड्स। और नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक और असर्टेन थोड़ा मिलता जुलता है पर ये थोड़ा डिफरेंट है, वो किस तरीके से। और स्पेसिफिक गुड्स जो है वो सेक्शन 2 और सब सेक्शन 14 में आते हैं, ये आप ज़रूर नोट डाउन करते चलें, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो स्पेसिफिक गुड्स वो होती हैं जहाँ पे एक्चुअली आइडेंटिफाई होता है और उस पर वो एग्री भी करता है। स्पेसिफिक और एसर्टेन में एक डिफरेंट है कि एसर्टेन गुड्स वो होती हैं जो आइडेंटिफाइड होती हैं आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट सेल, बट स्पेसिफिक वो होती हैं जो बिफोर द एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सेल उसी में ही आइडेंटिफाई करी जाते हैं। तो एक मेन डिफरेंस है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा खास डिफरेंस है नहीं, बस यही डिफरेंस है कि एसर्टेन जो होती हैं वो उसी टाइम पर ही आइडेंटिफाई की जाती हैं और जो स्पेसिफिक होती हैं वो एट द टाइम करी जाती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट आते हैं हम फ्यूचर गुड्स पे। फ्यूचर गुड्स वो होती हैं जो एग्जिस्टेंस उनका नहीं होता है राइट नाउ, बट वो एग्रीमेंट दे देते हैं कि हाँ हम एग्री हैं उस चीज़ को सेल करने के लिए या बाय करने के लिए, बट उसका कोई भी एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं होता हमारी मार्केट में, हमारे गोडाउन में, बट हाँ वो एग्री होते हैं। तो हम उसको बाद में, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे दे दिया ऑर्डर कि 2 लाख की आप ले आना मेरे लिए, और हमने उससे एग्री कर लिया कि ठीक है हम 2 लाख की मशीन तुम्हें दे देंगे, बट
बट अभी वो मेरे दुकान में नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं है, लेकिन हाँ हमने एग्री कर लिया है तो मैं उसको कल मंगा लूँगी और मैं आपको परसों तक भेज दूँगी। तो दिस इज़ व्हाट फ्यूचर गुड्स, जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है पर हाँ हम एग्री करते हैं डील करने के लिए। तो ये जो अंडर है वो सेक्शन 2 और सबसेक्शन 6 के अंदर आता है। इसको आप राइट करते जाना जिससे आपको डिफ़िकल्टी ना हो और इजीली आप पेपर में इजीली लिख सकें। नेक्स्ट हम थर्ड पर मूव करते हैं, दैट इज़ कॉन्टिजेंट गुड्स। कॉन्टिजेंट गुड्स वो होती हैं जो डिपेंड करती हैं सेलर पर कि उसके पास वो चीज़ है या नहीं है। कॉन्टिजेंसी का मीनिंग होता है डिपेंड। तो कई बार क्या होता है कि आप किसी भी दुकान पर गए पर आपने वहाँ पर जाके मांग लिया शैम्पू पर उनके पास नहीं है, तो इट इज़ कॉल्ड कॉन्टिजेंट गुड्स, कि उनके पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कॉन्टिजेंसी पर, मीन्स द इवेंट इज गोइंग टू बी हैपन, इट डिपेंड्स ऑन द इवेंट। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ दैट कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इट इज़ डिपेंड्स ऑन द कॉन्टिजेंसी ओनली। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ पेरिशिंग ऑफ गुड्स। पेरिशिंग मतलब होता है खराब होना। तो हम बात करते हैं, ये सेक्शन नंबर 7 में आता है। पेरिशिंग मतलब होता है ओनली फिजिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स, इट कवर्स कि जो ख़राब है, कोई भी सामान है वो ख़राब हो जाता है, पेरिशेबल होता है, लाइक दैट। सबसे पहला इफेक्ट क्या आएगा सेल ऑफ गुड्स में, अगर गुड्स जो हैं वो पेरिश हो जाती हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पर हम बढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में इसका क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ऑब्वियसली अगर आपने किसी से एग्रीमेंट किया है, एग्री टू सेल है या फिर एक्चुअल सेल है, तो अगर आपका जो सामान है वो पेरिश हो गया तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ऑब्वियसली आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। अगर आपने किसी के साथ एग्रीमेंट किया है कि हाँ मैं कल तक आपका सामान वहाँ पर पहुँचा दूंगा, बट आपका जाते जाते रास्ते में ही आपका ट्रांसपोर्ट ख़राब हो गया, तो आपका जो सामान है वो 2 दिन में या 1 दिन में ख़राब हो गया है, तो व्हाट विल बी द हैपन। ऑब्वियसली जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा, यानी कि ख़राब हो जाएगा, उसकी इफ़ेक्ट जो है वो नहीं पहुँच पाएगी वहाँ तक। सबसे पहला इफेक्ट तो ये होता है पेरिशिंग ऑफ फूड्स का। आप सेकंड पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस ये होता है कि कभी भी कोई भी गुड्स है उसका एक पार्ट खराब हो जाता है, एक पार्ट जो है वो पेरिश हो जाता है, तो क्या होगा, हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे क्या इफेक्ट आएगा। तो यानी कि तब भी वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड ही माना जाएगा। बट एक सेकंड केस भी आता है, लास्ट पॉइंट में आप पढ़ सकते हैं, इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने 4 सामान मंगाए हैं, उसमें से उनने डिवाइड कर रखा है कि एक का पैसा लगे, दूसरे का पैसा लगे, तीसरे का पैसा लगे, तो इस केस में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड नहीं होगा, वो अवेलेबल होगा। जो बचा हुआ सामान है उसको हम मार्केट में सेल कर सकते हैं बहुत ईजीएबल, बहुत अच्छी कंडीशन में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि कोई भी सामान है, फॉर एग्जांपल आपने किसी को एग्रीमेंट दे दिया कि हाँ मैं आपका 3 दिन बाद आपका ये सामान मैं आपको सेल कर दूंगा फॉर श्योर, लेकिन 2 दिन पहले क्या हुआ कि वो जो सामान है वो पेरिश हो गया। इसमें यही है कि पेरिशिंग ऑफ गुड्स बिफोर द सेल बट आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल, जहाँ पे जो एग्रीमेंट है वो किसी भी स्पेसिफिक गुड्स को लेकर है और इसमें किसी का भी कोई फॉल्ट नहीं है क्योंकि उसने एग्री करा था, पर ये विदाउट इंटेंशनली जो है वो पेरिश हो गया है सामान, तो इस केस में भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड होगा। बट यहाँ पर क्या होगा कि दोनों साइड से कोई भी गिल्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंटेंशन नहीं था सामान को पेरिश होने का। ये जो सिचुएशन है वो सेक्शन नंबर 8 के अंदर आती है एक्ट ऑफ गुड एक्ट के लॉ में। लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट, नीचे आप पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, यानी कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। तो इसके अंदर है कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा प्रूफ पार्ट होता है हमारी पूरी सेल्स का। तो वहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए हमारी हर एक ट्रांजेक्शन से पहले। तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं जो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पर टाइटल होता है किसी भी गुड्स का, ऑर्डिनरी कोई भी गुड्स है तो उसके लिए भी हमें डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। नेक्स्ट आता है अंडर कंडीशनल, कोई भी अंडर कंडीशनल डिलीवर करने के टाइम पे आपके पास कुछ ना कुछ बार कोड्स होने चाहिए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है अनकंडीशनल एंटाइटलमेंट, जिसपे कोई टाइटल ना हो किसी भी गुड्स पे, तो उसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट्स प्रूफली चाहिए। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप एक बार रीड आउट कर लेना फिर भी। नेक्स्ट ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कुछ, इसको आप ज़रूर करना। इसके लास्ट में मैंने आंसर्स भी दे रखे हैं, तो पहले आप इन 5 को करना, उसके बाद आप आंसर्स चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं 5.4, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है सेल करने के लिए। तो यहाँ पे ये सेक्शन नंबर 4 के अंदर आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का जो पार्ट है वो। तो यहाँ पर क्या है कि वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ पीरियड, की यानी कि कोई भी जो सेलर है वो एग्री होता है ट्रांसफर करने को बायर को वो सेम गुड्स फॉर अ पीरियड के लिए, किसी भी एक टाइम पीरियड के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स जो होता है वो 2 टाइप से हो सकता है। सबसे पहला तो होता है जहाँ पे एक सेल हो और
एग्रीमेंट भी हो सेल करने का, यानी कि सेल तो हो रहा है उसके साथ साथ एग्रीमेंट भी है सेल होने का। ये जो है वो सेक्शन नंबर 4 और सब सेक्शन 3 में आता है। उसमें क्या होता है कि ये इस तरीके से डिफाइंड है कि कोई भी सेलर है वो ट्रांसफ़र कर रहा है कोई भी प्रॉपर्टी गुड्स के अंदर टू द बायर, जो लेने वाला है, एट द टाइम व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज, मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी मेड है और एग्री भी है सेल करने के लिए। तो दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है, जो सेक्शन नंबर 4 और सब सेक्शन 4 में आती है, वो एग्रीमेंट जहाँ पे एग्रीमेंट हो सेल करने का, बट आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द स्पेकुलेटेड टाइम, कोई भी टाइम पीरियड होता है जब वो एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद हम उसको एग्री करते हैं कि हाँ मैं तुझे पहले से एग्री नहीं दे रहा हूँ, बट हाँ तू अपना काम कर ले, उसके बाद फिर मैं तुझे पूरी की पूरी एग्रीमेंट दे दूंगा। तो कुछ केसेस भी ऐसे होते हैं, बट ये मोस्ट ऑफ द केस ऐसे होते नहीं है। फर्स्ट वन जो होता है वो आजकल इंडिया में जो है वो ज़्यादा चलता है, बट ये वाला केस जो है वो कहीं ना कहीं चलता है जहाँ पे बिलीव जो है वो थोड़ा कम होता है। हम फर्स्ट और सेकेंड टाइम जो है वो एग्रीमेंट कर रहे होते हैं, तो ये वहाँ पे एप्लीकेबल होता है। एक नीचे बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है कि एग्रीमेंट टू सेल और सेल में डिफरेंस बताना है, तो बहुत इजी पॉइंट है कि क्या डिफरेंस है। सेल जो होता है जब वो सेल हो जाता है तो वो परमानेंटली सेल हो गया है, ठीक है, वो चला गया है, बायर के पास वो जा चुका है। बट एग्रीमेंट टू सेल में अभी वो बायर के पास एग्जिस्टिंग नहीं है, वो सिर्फ एक एग्रीमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सेल में क्या होता है कि हमें इमीडिएट है, हमें कि ट्रांसफ़र करनी है अपनी प्रॉपर्टी की या फिर ऑनरशिप की, जो भी वो गुड्स मांग रहा है हमें उसे इमीडिएटली ही उसको देना है। बट एग्रीमेंट में क्या होता है कि इमीडिएटली कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, कोई भी फ्यूचर डेट होती है, कोई सर्टेन डेट होती है जहाँ पर वो लेन देन होती है। तो ये डिफरेंस होते हैं कुछ जो सेल और एग्रीमेंट टू सेल में होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी एग्जाम में कई बार 2-3 मार्क्स में पूछ लेता है। आप एक बार ये पूरा का पूरा पैरा जरूर पढ़ लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी भी है, एक बार आप सिर्फ रीड आउट करोगे तो भी इनफ है। नेक्स्ट हम अगले पार्ट पर बढ़ते हैं जहाँ पे हम सेल करेंगे बहुत अलग अलग ट्रांजेक्शन से। सबसे पहले ट्रांजेक्शन होती है सेल डिस्टिंग्विश फ्रॉम हायर परचेज। अब हायर परचेज क्या होती है, इसको हम थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं कि हायर परचेज वो आपने देखा होगा कि लोग कई बार क्या करते हैं, चीज़ों को EMI पे खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ फुल पेमेंट। क्योंकि फुल पेमेंट में क्या होता है, इतना लोगों के पास उस समय कैश नहीं होता है, तो वो लोग सोचते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, महीने टू महीने कुछ पैसे कटते रहेंगे तो हम उसको एज अपना मान लेंगे कि ठीक है हमारी किस्त पे, आपने सुना होगा लोग किस्त पे कहते हैं कि हमने ये चीज़ किस्त पे लिया और महीने टू महीने उनकी जो किस्त है वो कटती रहती है। तो वो ये सिस्टम यही होता है हायर परचेज, जहाँ पर हम चीज़ों को सेल करते हैं, मतलब बाय करते हैं, सेल करते हैं, जहाँ पे हम हायर परचेज पे करते हैं। फॉर श्योर सब ये करते होंगे। आज के टाइम पे तो चीज़ें इतनी महंगी है तो लोग क्या करते हैं, उसको हायर परचेज पे खरीद लेते हैं। इस केस में क्या करना होता है, सबसे पहले हमें कुछ पैसे जो है वो डाउन पेमेंट करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख का है तो 40,000 30,000 जो है वो डाउन पेमेंट करनी होती है। उसके बाद तो महीने टू महीने आपका जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से कटता रहेगा। साथ में आपको इंटरेस्ट भी पे आउट करना होता है इसके लिए। या आपको ऐसे ही नहीं है कि आपको हाँ महीने महीने कटता रहेगा, नहीं, आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है इसके लिए। ये होता है हमारा हायर परचेज सिस्टम। तो लास्ट लाइन आप यहाँ पर पढ़ेंगे, द एसेंस ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट इज देयर इज नो एग्रीमेंट टू बाय। यहाँ पे कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता बाय करने का, सिर्फ एक बेलमेंट होती है जहाँ पर आपको इसको कंप्लीट करना होता है। सिर्फ एक बेल होती है, बेलमेंट होती है जिसमें आपको हाँ ये आपने मुझसे ख़रीदा है और आपकी जो है वो EMI या फिर आपकी पूरी किस्त जो है वो यहाँ पे कटती रहेगी। दिस इज़ हाउ हायर परचेज वर्क्स इन आर सेल। ये जो मैंने आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिया है कि हम हायर परचेज किस तरीके से करते हैं, उसका रिमेनिंग इंटरेस्ट वगैरह, तो आप इसको एक बार ज़रूर रीड आउट करना। ये जो ऊपर आपको दे रखा है आप इसको, आपको बहुत बेनिफिशियल, आपकी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आप कभी ना कभी आपको इन फ्यूचर करना ही पड़ेगा, तो आप इसको ज़रूर एक बार रीड आउट करना। मैंने वैसे आपको पूरा का पूरा शॉर्ट में बता दिया है। नेक्स्ट हम अब आगे बढ़ते हैं, सेल डिस्टिंग्विश फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, यानी कि जो वर्क और लेबर है उसमें किस तरीके से हम अपने सेल को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो यहाँ पर तो ये जो हम ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वर्क एंड लेबर के साथ, ये जो है वो मेनली जो है टैक्सेशन पर्पस के लिए करी जाती है। जो हम सेल्स टैक्स जो है वो लिवाइड करते हैं इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल, जहाँ पे हम गुड्स पर जो है वो टैक्स लिवाइड कर देते हैं। जो गुड्स की टैक्स होती है वो डायरेक्टली जो है वो बायर पर ट्रांसफ़र हो जाती है। मैं आपको इसको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ, जैसे कि किसी ने हमसे कुछ भी सामान लिया है तो वो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वर्क और लेबर्स के थ्रू, जहाँ पर जो बायर होता है उसके ऊपर जो टैक्सेस होते हैं वो लिवाइड। कई बार आपने सुना है कि हम इनडायरेक्ट GST पे करते हैं, तो आप भी जो बायर है वो भी उतनी ही GST पे कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो सेलर्स होते हैं वो आप पे ऑलरेडी टैक्स जो है वो लिवाइड कर रहे हैं। दिस इज द रीज़न यू आर ऑल्सो पेइंग द टैक्स, सेम टैक्स विच एवरीवन इज पेइंग। तो दिस इज हाउ कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर वर्किंग रिगार्डिंग द सेल।
नेक्स्ट ऊपर एक छोटा सा टॉपिक आ रहा है सेल एंड बार्टर और एक्सचेंज। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपने पढ़ रखा है, फिर भी हम एक बार इसे गो थ्रू करते हैं कि सेल्स क्या होता है। जब कभी भी हम किसी भी चीज़ की जो है वो हम प्राइस में एक्सचेंज कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट सेल। नेक्स्ट हमारे पास आता है बट वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर द गुड्स। हमें पता है बार्टर सिस्टम वो होता है जहाँ पे हम गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करते हैं, दिस इज व्हाट बार्टर सिस्टम एंड नॉट फॉर सेल सिमिलरली। से नेक्स्ट होता है हमारे पास एक्सचेंज। एक्सचेंज भी क्या होता है, हम इसमें सेल नहीं करते हैं, हम इसमें एक्सचेंज करते हैं, जहाँ पर मनी का एक्सचेंज होता है, मनी टू मनी एक्सचेंज होता है, कोई सेल नहीं होता। तो मनी के बदले जब मनी एक्सचेंज होता है, दिस इज़ व्हाट एक्सचेंज। जब गुड्स के बदले गुड्स जो एक्सचेंज होता है उसे हम बार्टर कहते हैं। और जब जहाँ पर गुड्स के बदले मनी एक्सचेंज होता है किसी भी प्राइस पर, इनिशियल प्राइस पर, दिस इज़ व्हाट सेल। तो ये तीनों जो है वो इस तरीके से वर्क करते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं जो हमारा बहुत अच्छा टॉपिक चलने वाला है, दैट इज़ कंडीशंस एंड वारंटी। तो कुछ कंडीशंस जो हैं वो सेट करी जाती हैं सेलर को बायर के लिए, जैसे कि फॉर कंडीशंस वो होती हैं जहाँ पर हम स्टिपुलेटेड यानी कि तय करते हैं कुछ इसेंशियल जो पर्पस हैं कॉन्ट्रैक्ट के। हम कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस पे बात करेंगे, हम फालतू की कोई भी जो अननेसेसरी डिस्कशन है वो नहीं हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। दिस इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड कंडीशंस, जो हम अराइज करते हैं इन द एक्सचेंज ऑफ द एंड सेल ऑफ द थिंग्स एनीथिंग। तो यहाँ पर अननेसेसरी थिंग्स की जो है वो नीड नहीं है, एसेंशियल थिंग्स की ही हम बात करेंगे, जो सेक्शन 12 अंडर सेक्शन 2 के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है वारंटी। वारंटी किसी भी चीज़ की होती है जहाँ पे आपकी जुबान की जो है वो कीमत होती है। आपने किसी भी चीज़ की वारंटी दे रखी है तो फॉर श्योर है कि आप उस चीज़ की कंप्लेन सुनने के लिए उस डेट तक तो एटलीस्ट आप रहोगे। वारंटी के केस में आपकी जो भी डैमेज का क्लेम लोग लेकर आते हैं तो आप उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते उस गुड्स को, आपको उसको अच्छे से देखना पड़ेगा, उसको आपको ठीक करके देना पड़ेगा जब तक आपने उसको वारंटी प्रोवाइड करी हुई है। तो ये तो होता है वारंटी और एक होती है कंडीशन। वारंटी जो है वो सेक्शन 12 और अंडर सेक्शन 3 के अंदर में आती है। नीचे पॉइंट आ रहा, बहुत अच्छा पॉइंट है कि कोई भी पर्टिकुलर स्पेकुलेशंस जो हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, ये कंडीशन और वारंटीज़ जो है वो डिपेंड करती हैं किस चीज़ पर, इंटेंशन पर दोनों पार्टीज़ की। अगर दोनों पार्टीज़ की इंटेंशन जो है वो प्योर हैं, अगर उसने किसी भी चीज़ की वारंटी दी है तो उस चीज़ को वो पूरा कर रहा है, और जो ले रहा है वारंटी का इफेक्ट वो भी मछली श्योर होना चाहिए कि उसकी इंटेंशन जो है वो प्योर होनी चाहिए कि वो उसके वारंटी का इफेक्ट जो है वो ले रहा है। तो ये तो दोनों पार्टीज़ पे इफेक्ट देता है और दोनों पार्टीज़ पे जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी कंडीशंस को फुलफिल करके अपनी वारंटीज़ को ले रहे हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपने वॉलंटरी वेवर की तरफ। जो कंडीशन होती है वारंटी की, सबसे फर्स्ट कंडीशन होती है जो सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 के अंदर में आती है, जहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो तय करता है कि जो आपका सेलर है उसने आपकी कंडीशन को फुलफिल करा है या नहीं करा, उसने आपको वारंटी पर काम करा है या नहीं, उसने आपको वारंटी जिस टाइम की दी थी, जब तक दी थी, वो आप उसने फुलफिल करी है या नहीं करी है। दिस इज़ द राइट ऑफ वाइवर। तो ये होता है वॉलंटरी वाइवर, इसने आपकी कंडीशन को सेम टाइम पर फुलफिल करा है फॉर द सेम थिंग। सेकंड वो क्लेम होता है जहां पर दूसरी कंडीशन में हम आते हैं कंपलसरी वाइवर ऑफ अ कंडीशन, यानी कि जहां पर ऑलरेडी कंज्यूमिंग हो चुके हैं, यानी कि कोई भी इंसान है वो आपकी, कोई भी बायर जो है वो आपकी दुकान से सामान लेके गया, उसने उसे कंज्यूम कर लिया, आफ्टर दैट वो आपको कहता है कि नहीं भाई सामान अच्छा नहीं था, यानी कि उसके बाद वो कंप्लेन कर रहा है, तो उसमें अब तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ आप नेक्स्ट टाइम से उसको अच्छा सामान देने की कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर सकते हो। तो ये वो कंडीशन होती है जहाँ पे ऑलरेडी जो बायर है वो सामान को कंज्यूम कर सकता है, तो क्या कर सकते हैं भाई, हम उसको रिप्लेस तो कर नहीं सकते, जो सेलर होगा वो उस चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकता है, इस केस में ये होता है। तो ये सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 के अंदर आता है। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आप करना है एक बार, उसके एंड में मैंने आपको बताया लास्ट में हर एक चीज़ के आंसर राइट डाउन होते हैं, तो आप वहाँ से इसको चेक करना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटी। तो कुछ कंडीशंस भी हैं जो इम्प्लाइड होती हैं वारंटीज़ पर, वो सेक्शन 14 में आती है। सबसे पहली कंडीशन है कि जो बायर होगा, जो खरीदने वाला सामने वाला व्यक्ति है, वो बहुत ज़्यादा क्वाइट होना चाहिए कि उसने अपनी मर्ज़ी से सामान खरीदा था, कोई भी उसके ऊपर फोर्स नहीं था, तो उसको क्वाइट पोजेशन होना चाहिए, सबसे पहला होता है। सेकंड होता है कि गुड्स जो है वो फ्री होनी चाहिए एनकम्प्रेंस से, यानी कि कोई भी लीगल बर्डन से। तो जो गुड्स हैं वो फ्री होनी चाहिए किसी भी लीगल बर्डन से, किसी भी फेवर में नहीं होनी चाहिए, जैसे थर्ड पार्टी जिसे हम बायर कहते हैं, तो थर्ड पार्टी के फेवर में नहीं होनी चाहिए उस समय के लिए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है फिर इस केस में आप उस पर वारंटी पर आप इफेक्ट ले सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। थर्ड वारंटी की कंडीशन वो होती है जहाँ पर कोई भी ट्रेड का यूज़ नहीं होना चाहिए। आपने कोई भी चीज़ आपने मंगाई है तो आप फर्दर
ट्रेड के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो थर्ड तो वारंटी का एक्सचेंज ये होता है। नेक्स्ट आते हैं इम्प्लाइड कंडीशंस। क्या कंडीशंस इम्प्लाइड होती हैं, ये जो है वो अंडर सेक्शन 14 से लेके 17 के अंडर में आता है। कंडीशन हैज़ टू टाइटल में सबसे पहला होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होता है कि इम्प्लाइड कंडीशंस होती हैं कुछ, जैसे कि अगर आपने किसी को भी राइट टू सेल दे दिया है कि मैं आपको ये जो सामान है वो दूंगा, तो इस केस में आप उसको एग्रीमेंट अगर आपने उसके साथ किया तो आप वहाँ पर उस चीज़ को दे सकते हैं एट द टाइम पर जब प्रॉपर्टी आपने पास कर दी है। तो ये सेक्शन नंबर 14 सबसेक्शन ए में आता है, तो आप इसको याद रखना। नेक्स्ट आता है कंडीशंस एज अ डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जहाँ पे आपने किसी भी चीज़ को डिफाइन कर दिया, डिस्क्रिप्ट कर दिया है, उस केस में क्या होगा कि सेल्स ऑफ गुड्स जो है वो एज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेल करी जाएंगी, जहाँ पे वेल सैम्पल्ड होंगे, बट वो सैम्पल्स जो है वो सफिशिएंट नहीं है। द बल्क ऑफ गुड्स कॉरेस्पॉन्ड विद द सैम्पल। अगर जो बल्क ऑफ गुड्स हैं वो नहीं सहमत हैं सैम्पल से अलोन, तो उसके डिस्क्रिप्शन आपको देने होंगे, वो सब सेक्शन 15 के अंदर आता है। हम थर्ड कंडीशन पे बढ़ते हैं, दैट इज कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। यानी कि हम क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देंगे पर्टिकुलर पर्पस के लिए। आपने कैविएट एम्प्टर के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, जो जिसने की स्टेटमेंट दी, लेट द बायर बीवेयर, यानी कि जो बायर है उसको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए किसी भी गुड्स को एक्सचेंज करने से पहले। तो ये हम अभी फर्दर चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो यही है कि हम हर एक चीज़ जो है वो बायर को हम पहले ही बता दें, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी एंड एवरीथिंग द बायर हैज़ टू नॉन। तभी उस चीज़ की क्वालिटी के बारे में उसको पता हो, तो तभी वो चीज़ वो ले। नेक्स्ट हम 4 पॉइंट पे आते हैं, दैट इज इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ मर्चेंटेबिलिटी। मर्चेंटेबिलिटी मतलब होता है व्यापारिकता की। तो सबसे पहले वहाँ पे कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए व्यापारिकता की भी, जहाँ पर जो ये है सब सेक्शन 2 और सेक्शन 16 के अंडर में आता है, जहाँ पर कोई भी जो गुड्स है वो परचेज करी जाती है डिस्क्रिप्शन के द्वारा पर्सन से, तो यूजुअली जो है वो उसको बेचते हैं बाय द डिस्क्रिप्शन। यानी कि वो मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर। तो यहाँ पर वो कंडीशन अप्लाई होती है कि गुड्स जो है वो मर्चेंटेबिलिटी क्वालिटी होनी चाहिए, कि जो व्यापारिकता जो क्वालिटी देते हैं, दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ द मर्चेंटेबिलिटी, तो हम उस चीज़ को उस पर सेल कर सकते हैं। लास्ट कंडीशन आती है जहाँ पर हम किसी भी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले उसके सैंपल को चेक करते हैं, कि किसी भी चीज़ को बल्क में मंगाने से पहले हमें उसका 1-2 सैंपल जो है वो उसको हम चेक करना चाहिए। तो ये कंडीशन भी इम्प्लाई होती है बिफोर दी सेल, जो सेक्शन नंबर 17 के अंडर में आती है। नेक्स्ट हम अब आगे बढ़ते हैं अपने वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, इसको आप हाईलाइट कर लेना, एग्जाम में ज़रूर आने वाला है, दैट इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर। जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया, हम 12th में भी पढ़ के आए हैं इसको। लेट द बायर बिवेयर, यानी कि जो बायर है, जो खरीदने वाला है, उसको हर एक चीज़ से बिवेयर रखो, उसको कुछ भी छुपाओ मत, उसको कुछ भी चीज़ को फोर्स मत करो कि उसको क्या लेना है क्या नहीं लेना। उसकी अपनी सेल्फ डिफेंस, सेल्फ चॉइस होनी चाहिए किसी भी चीज़ को परचेज़ करने की। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंगली यही बताया गया है कि हर एक चॉइस जो है वो बायर की होनी चाहिए। आप उसको किसी भी चीज़ की बाउंडेशंस नहीं दो, किसी भी चीज़ को फोर्स मत करो, वो अपनी स्किल्स के, अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को चूज़ करना चाहिए। तो ये जो कैविएट एम्प्टर के कुछ ये डिस्क्रिप्शंस में पॉइंट दिए गए हैं, इसको आप एक बार रीड आउट कर लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप एक बार इसे रीड आउट करेंगे, रीड आउट करने से आपको इसके मीनिंग्स को पता लग जाएंगे, तो आप इसे एक बार रीड आउट कर लेना, दैट इज़ इनफ फॉर योर एग्जाम्स। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं, इसेंशियल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, कि क्या क्या इसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में। सबसे पहला है कि 2 पार्टीज़ होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने फर्स्ट पैरे में भी बताया था कि 2 पार्टीज़ होनी चाहिए। सबसे पहला है बायर, सेकंड है सेलर। तो इसके बिना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स का छोड़ो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता विदाउट 2 पार्टीज़। नेक्स्ट है गुड्स होने चाहिए, जो मैं आप ऑलरेडी बता चुकी हूँ, गुड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गुड्स पे तो हमने पूरा चैप्टर ही पूरा पढ़ डाला इस पर। नेक्स्ट आता है प्राइस। प्राइस जो है वो एक कंसिड्रेशन होना चाहिए, ऑब्वियसली बिना प्राइस के, बिना कंसिड्रेशन के, विदाउट प्राइस भी अगर बात करें बार्टर सिस्टम, किसी भी कंसिड्रेशन जो है वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी चीज़ का कंसिड्रेशन जो है वो होना चाहिए, वो मनी हो या मनी के वर्थ का कुछ भी हो। नेक्स्ट है जनरल प्रॉपर्टी। ये जो है वो सेल के टाइम पर ये ऑब्जेक्ट होता है जो ट्रांसफ़र करता है जनरल प्रॉपर्टीज़ को बाय द सेलर टू द बायर। नेक्स्ट हमारे पास आता है
तो यहाँ पे आपकी समरी दे रखी है पूरे चैप्टर की, तो आप इसको ज़रूर एक बार गो थ्रू करना पूरी समरी को। और मैंने आपको पूरा चैप्टर बाय द बुक पढ़ा दिया है, वर्ड टू वर्ड हर एक चीज़ मैंने आपको बता दी है, मेन पॉइंट्स। तो आप इसको ज़रूर पढ़ लेना एक बार, पूरी वीडियो आप देख लो, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। पूरी की पूरी हर एक डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने आपको पूरा चैप्टर जो है वो पढ़ा दिया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई आउट करना। ये टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई आउट करना, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो ये पूरा चैप्टर था आपका सेल्स ऑफ गुड्स की पूरी यूनिट थी जो मैंने आपकी 1 शॉट में कवर करवा दी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, तो आप इसको एक बार ज़रूर रिवीजन कर लेना, जिससे आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी हो जाए। और आप एक बार इसे बुक्स में से इसके जो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं उसे आप ज़रूर गो थ्रू करना। और अगर आपको वीडियो अच्छी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना वीडियो में, और शेयर करना वीडियो को। और अगर आपको वीडियो को समझते हुए कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी वर्ड में प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू। और आप वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।